Assalamu alaikum, dear participants. I am Dr. Sidra Arshad of Medico's academics team, and today I'm going to discuss a few questions from pathology using the MedEd platform. Tonight we shall be discussing frequently assessed topics from general pathology, CVS, respiratory system by looking at some of the questions which have been repeated quite a lot in the FCPS Part 1 examinations. For this purposes, we have compiled some stats for you to give you a general idea. So in the FCPS Part 1 examinations, general pathology and microbiology, hefty chunk of MCQs आप देख सकते हैं इनके अंदर से है, followed by cardiovascular system. उसके बाद आपको हेमाटोलॉजी और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के भी आप ये फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं. ये कितने ज्यादा एमसीक्यूज इसके अंदर आपको मेट ऐप के अंदर अवेलेबल नजर आएंगे, विच इज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रैक्टिस. जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते to assess yourself, आप ये MCQs साथ साथ कर सकते हैं. जनरल पैथोलॉजी के अंदर जो फ्रीक्वेंटली असेस्ड टॉपिक्स हैं उनमें सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग, नियोप्लेजिया और जेनेटिक्स हैं. जेनेटिक्स के अंदर मैं आपको बताती चलूं, देयर इज अ बिट ऑफ एन ओवरलैप. जो क्वेश्चंस आपको जनरल पैथोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स वाले सेक्शन में मिलते हैं, वही क्वेश्चंस जो हैं वो समटाइम्स आप अगर बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करें जेनेटिक्स वाला सेक्शन तो दे विल सफाइस. उसके अंदर जो बेसिक जेनेटिक्स के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनके पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, यूजुअली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे पास. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स द इंटरफेस ऑफ MedEd ऐप. इसमें से हम अब क्वेश्चंस एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं. पैथोलॉजी हमने सेलेक्ट कर लिया एंड वी आर गोइंग टू बिगिन बाय डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑफ जनरल पैथोलॉजी. सो लेट्स जनरेट द पेपर. देखिए, हम डिसेंडेंट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में स्टार्ट कर रहे हैं. The questions which have been frequently repeated. So this one is the most frequently repeated question, and it says, what type of necrosis is observed in the heart during a myocardial infarction? So this is a bit of a mistake. मैंने आपको कहा कि हम जनरल पैथोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं. I think हाँ जी, ठीक है, सही है. I hope this is working for you as well. Okay. So pattern of necrosis is an important topic. इसको आपने अच्छी तरह से थॉरली प्रिपेयर करना है. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे. अब यहाँ पे हार्ट के मुतालिक पूछा गया है कि इसमें कौन सा आपको टाइप ऑफ नेक्रोसिस नजर आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद. तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जब भी इंफार्क्शन होता है, सो द टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट इज सीन इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बारिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसके अंदर हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नजर आता है. और ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस इसकी रियलाइज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी दफा आ चुका है. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है आफ्टर अ स्ट्रोक किस किस्म का नेक्रोसिस मिल सकता है. तो उसके अंदर जो है आप लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सिलेक्ट करेंगे. So the correct answer over here is coagulative necrosis. Okay, what characteristic distinguishes invasive carcinoma from carcinoma in situ? इन सारी characteristics में से हम देखते जाते हैं कि carcinoma in situ जो है वो कब तक अप्लाई करेगा और invasiveness जो है वो कहाँ से शो होगी. So option A is chronicity. Chronicity जो है इट इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट हो सकती है. इन्वेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो ये फीचर जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि जो कार्सिनोमा इन सीटू विच वाज सॉर्ट ऑफ अ लोकलाइज्ड ट्यूमर और अब जो है वो इन्वेड करना शुरू हो गया. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. मेटाप्लेजिया जो है, मेटाप्लेजिया इज अ प्री एग्जिस्टिंग स्टेज के बाद एनाप्लास्टिक चेंजेस आ सकती हैं और वो न्यूप्लेजिया में कन्वर्ट हो सकता है. सो मेटाप्लेजिया जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, तो उसकी प्रीलिमिनरी स्टेज है. माइटोटिक एक्टिविटी इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर. वो दोनों एस्टेब्लिश कार्सिनोमा के अंदर आपको ऑलरेडी उसको चेंजेस मिल चुकी होती हैं. प्लियोमॉर्फिज्म जो है वो भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, वो दोनों तरह की कंडीशंस के अंदर ऑलरेडी मिल रहा होता है. सो डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है, जो इन्वेसिवनेस को देखेगा, वो बेसिकली इन्वेजन इटसेल्फ ही है.
Identify the tumor that exhibits localized malignancy from the following options. So इनमें से हमने वो ट्यूमर सेलेक्ट करना है जो कि मेटास्टेसाइज नहीं करता, फॉर ऑफ एरियाज में लोकली ही इन्वेसिव है. तो देख लेते हैं ऑप्शंस कौन सी है. मेलानोमा जो है इट इज अ severe type of malignant tumor जो कि metastasize करता है. Squamous cell carcinoma tends to metastasize as well. Ameloblastoma जो है this is the tumor of the jaw और ये localized रहता है. Adenoid cystic carcinoma ये भी मेटास्टेसाइज करता है. और हिमाटोमा जो है इट इज अ बेनाइन ट्यूमर. इनमें से वो ट्यूमर कौन सा हुआ जो कि लोकलाइज मेलिग्नेंसी शो करता है. तो आपने मेलिग्नेंट ट्यूमर ही सिलेक्ट करना है, बेनाइन वाला नहीं सिलेक्ट करना. और वो ट्यूमर देखना है जिसका मेटास्टेटिक पोटेंशियल कम है. सो दिस इज अमीलोब्लास्टोमा. Which of the following cancers is commonly associated with paraneoplastic syndrome? तो ये paraneoplastic syndrome basically जो कैंसर सेल्स हैं क्या करते हैं कि वो समटाइम्स एक्टोपिक सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देते हैं सर्टन केमिकल्स की, सर्टन हार्मोन सब्सटेंसेस की, ऑटोकॉइड्स की. तो वो एक क्लिनिकल पिक्चर जो हमें मिलती है विच इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर इटसेल्फ और सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसको हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं. तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का आपने याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा होता है आपने क्लिक एकदम से माइंड में, इवन इफ यू कवर अप द ऑप्शंस, तो आप ये सोच सकते हैं कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का ये जिक्र ना कर रहे हो कि इसका ना पूछना चाह रहे हो, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम और वो भी ये सिक्रीट करते हैं जो ट्यूमर सेल्स हैं एक्टोपिक ACTH को. ये तो ACTH के साथ जो है SIADH की वन ऑफ द कॉजेस अक्सर मिलती है कि उन पेशेंट्स के अंदर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो यहाँ पे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ कॉमनली एसोसिएटेड कौन सा कैंसर है जिनके साथ ये एसोसिएटेड है. तो आपने इवन इफ यू डू नॉट रीड द ऑप्शंस तो आपने हंट करना है ऑप्शंस के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग. ओके. The other question, the cervical Pap smear reveals that 2/3 of the epithelium contains atypical cells that are disorganized, exhibit loss of polarity, possess a high nuclear to cytoplasmic ratio and show pleomorphic characteristics. ठीक है. अब ये एक डिस्क्रिप्शन इन्होंने हमें दिया है जिससे पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है वो एनाप्लेजिया है इन सेल्स के अंदर. अब यहाँ पे 2/3 ऑफ द एपिथेलियम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली हमें बता रही है कि किस किस्म का डिस्प्लेजिया एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कार्सिनोमा इन सीटू, यहाँ पे ये चीजें ऑब्वियसली हो सकती थी, लेकिन ये जो स्पेसिफाई कर दिया 2/3 ऑफ द एपिथेलियम इज इन्वॉल्व और कोई मेटास्टेसिस का जिक्र नहीं दिया, कोई उसमें और इन्वेसिवनेस का बताया नहीं है, तो कार्सिनोमा को हमने निगेट कर दिया या कंटेंट नहीं बताया कि किस तरह से है, उसको कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट को भी हमने छोड़ दिया क्योंकि 2/3 ऑफ द एपिथेलियम की इन्वॉल्वमेंट उन्होंने हमें वहां पे बता दी. मेटाप्लेजिया का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ कि एक जो है एपिथेलियल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, वो कोई जिक्र नहीं किया. डिस्प्लेजिया बेसिकली ये है. तो डिस्प्लेजिया की कैटेगरीज आप लोग याद रख लें कि अगर 1/3 ऑफ द एपिथेलियम इन चेंजेस के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम माइल्ड कहते हैं. इफ 2/3 ऑफ एपिथेलियम इज इन्वॉल्व तो उसे हम मॉडरेट डिस्प्लेजिया कहते हैं. और अगर इंटायर इन्वॉल्व है एपिथेलियम तो फिर हम उसे सीवियर डिस्प्लेजिया कहते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी मॉडरेट डिस्प्लेजिया. Okay, what is the mechanism by which tumor size decreases following chemotherapy? अब वो कौन सा मैकेनिज्म है कीमोथेरेपी जो टारगेट करती है कैंसर सेल्स को, उनको किल करती है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू करती है? दैट मैकेनिज्म इज एपोप्टोसिस. ये आपने याद रखना है. एनाप्लेजिया जो है ये वो प्रीनियोप्लास्टिक चेंजेस हैं जो कि सेल्स के अंदर आती हैं. ये मेथड नहीं है. निक्रोसिस इन्फ्लेमेशन को इन्वॉल्व करता है. दिस इज नॉट द मेथड. हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो कर रहे हैं वो किस तरह से किल करेगी? निक्रोसिस वो इन्फ्लेमेशन कॉज करके किल नहीं कर रही, वो इन्फेक्शन कॉज करके किल नहीं करी. मेटाप्लेजिया जो है दिस इज नॉट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ. ये चेंज है एपिथेलियम की फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. एपोप्टोसिस इज द करेक्ट आंसर और इंफॉर्मेशन इट डज नॉट मेक एनी सेंस. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दिस इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ. Okay, so which tumor is least likely to spread to other parts of the body? अब हम देखेंगे इन ट्यूमर्स के अंदर से जो मिनिमली इन्वेसिव ट्यूमर है हमने वो सेलेक्ट करना है. तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इट इज नॉट मिनिमली इन्वेसिव. बेसल सेल कार्सिनोमा ये कंटेन रहता है, इसकी इन्वेसिवनेस कम है. मेलानोमा ये स्प्रेड करेगा. हेमाटोमा बेनाइन ट्यूमर है, दिस इज नॉट इवन मैलिग्नेंट. और लिम्फोमा जो है ये तो करेगा ही करेगा, तो वाइड स्प्रेड है.
तो इन सारी ऑप्शंस के अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट प्रोबेबल वन. A biopsy from a patient reveals infiltration by macrophages and lymphocytes. Which type of inflammation is most consistent with this finding? अब मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स अगर हमें इन्फिल्ट्रेटेडली वहां मिल रहे होते हैं, वहां उनकी प्रेजेंस होती है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो यूजुअली वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करते हैं. अब देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यू कैन सी इट राइट अवे. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज क्या है कि यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन भी है. तो आप सोच सकते हैं कि व्हाई नॉट सेलेक्ट ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, वो भी तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक टाइप है. लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्रेनुलोमा की नजर आती हैं वो कहीं मेंशन नहीं है. ना यहाँ पे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का जिक्र किया गया है, ना एपिथेलॉइड सेल्स का जिक्र किया है, ना जाइंट सेल्स का जिक्र किया है, ना कोई प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का जिक्र किया हुआ है. तो बेस्ट ऑप्शन इनके अंदर में, तो आई विल गो फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और जाना भी इसके लिए चाहिए क्योंकि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के लिए ये डिस्क्रिप्शन को और मॉडिफाई करते. तो इवन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन भी आप सोच रहे हैं तो इट इज फॉर्म ऑफ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ही वो मैनिफेस्टेशन है, वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस. तो आप इसको भी सिलेक्ट करें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. A patient exhibited clinical indicators consistent with appendicitis, leading to an urgent appendectomy. Considering the exudate versus transudate classification of peritoneal fluid, which type is most likely to be found post-appendectomy? अच्छा जी, अब इसके अंदर appendicitis जो है, this is inflammation of appendix और usually it follows an infection. तो infections से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो हमें कलेक्शन मिलेगी इस पेरिटोनियल फ्लूइड की, इट शुड बी एक्सुडेटेड. एक्सुडेटिव होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट, इन्फ्लेमेटरी सेल्स ये हमें ज्यादा मिलेंगे. तो एक्सुडेटिव इज द राइट आंसर. ट्रांससेलुलर, सीरस, इन्फेक्टेड. अच्छा, इन्फेक्टेड जो है यहाँ पे आप इसको क्यों कंसिडर नहीं करें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर रीडिंग के अंदर स्पेसिफाई कर दिया है कि यू हैव टू कंसीडर दी एक्सुडेट वर्सेस ट्रांसुडेट क्लासिफिकेशन, उस पे स्टिक करना है. अच्छा, अब उसके अंदर फिब्रिनस क्यों नहीं हो सकती? फिब्रिनस यूजुअली हमें मिलती है पेरिकार्डाइटिस, प्यूराइटिस वगैरह के अंदर. तो इसमें जो आंसर है दैट इज द एक्सुडेट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया? डेस्मोप्लेजिया किसे कहते हैं? बेसिकली जहां पे न्यूप्लास्टिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो अपनी सराउंडिंग में क्या करते हैं कि जो नॉर्मल टिश्यू होता है, द टिश्यू दैट जिसको वो रिप्लेस कर रहे होते हैं, जिसकी जगह वो ग्रो कर रहे होते हैं, वहां पे जब इंजरी होना शुरू होती है तो वो टिश्यू रिप्लेस होना शुरू हो जाता है फाइब्रस टिश्यू के साथ. तो इसमें से हमने वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है फिर जिस डिस्क्रिप्शन को मैच करे, द वन व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, वो ऑप्शन है बी. ऑप्शन बाकी देख लेते हैं. मेटास्टेसिस इन्वॉल्वमेंट of surrounding tissue, this is not the definition of desmoplasia per se. इसमें option B जो है that is more pertaining to it. Change of one epithelium to another, that is the definition of metaplasia. Increase in cell size, ये भी definition नहीं है desmoplasia की. Which of the following is a frequently identified tumor suppressor gene? इन सब में से कौन सी ऐसी जीन है जो कि ट्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड है मोस्ट ऑफ द टाइम्स और इसकी हमें म्यूटेशन मिलती है? तो इसमें से आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी वाली, ABL, BCL2, KRAS और P53. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं इनकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूप्लास्टिक ग्रोथ फिर होना शुरू हो जाती है. बाकी ये जो तीनों आपको नजर आ रही हैं ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स नहीं है, ये प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं जिनकी म्यूटेशन अगर होती है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, उससे भी कैंसर हो सकता है. Okay, so the presence of pleural fluid containing inflammatory cells, eosinophils, and a network of amorphous coagulation threads suggests which category of inflammation? अब बहुत बड़ा गिव अवे क्वेश्चन के अंदर ये कोएगुलेशन थ्रेड्स है, ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं, क्लॉट्स नजर आ रहे हैं. तो इट इज अ गिव अवे टू फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन. ये सीरियस इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें एक तो ये मेंशन कर दिया, उसके बाद ये कलेक्शन ऑफ सेल्स भी मेंशन कर दी. क्रॉनिक जो है इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जब बेटर आपको ज्यादा बहुत बाजी चीजें नजर आ रही हैं तो आप देख सकते हैं क्रॉनिसिटी का कोई जिक्र नहीं हुआ हुआ क्वेश्चन के अंदर, कोई इसके अंदर
उन्होंने स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स वगैरह का जिक्र नहीं किया, यूसिनोफिल्स का जिक्र कर दिया है। और एक्यूट, एक्यूट से बेहतर डिस्क्रिप्शन आपने अगर देना है और वो ऑप्शन में अवेलेबल है तो वो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन है, जो उसको मैच कर रही है क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। Okay, the grading of carcinoma typically reflects which of the following factors। जो हम ग्रेडिंग करते हैं ट्यूमर्स की, वो हम बेसिकली किस बेसिस पे करते हैं? एक तो उसके अंदर डिग्री ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन आ जाता है और माइटोटिक एक्टिविटी होती है, तो इसकी बेसिस पे जो है हम ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमें डिस्क्रिप्टिव टर्म्स पता चल गई हैं ग्रेडिंग की, ये हमने ऑप्शंस के अंदर ढूंढनी है। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज करेक्ट। डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया, डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया जो है वो एक प्रीलिमिनरी चीज है। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन जो है दैट इज अ बेटर टर्म फॉर इट। डिग्री ऑफ इन्वेजन ये हम ग्रेडिंग में यूज नहीं करते। डिग्री ऑफ इन्वेजन बेसिकली मेटास्टेसिस को रेफर करेगा और ये स्टेजिंग का पार्ट होगा। माइटोटिक एक्टिविटी विद इन द सेल, अब ये भी है, लेकिन ये भी ग्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उसको हम टॉप पे रखते हैं और फिर माइटोटिक एक्टिविटी विद इन द सेल। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल रही हैं, यू शुड बेटर गो फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। permeability to the basement membrane, ये थोड़ी सी आई थिंक वी कॉल का इधर भी इश्यू है। permeability to the basement membrane की इन्वेसिवनेस जो है, डिग्री ऑफ इन्वेजन जो है दैट would have been a better description, और वो ऑलरेडी ऑप्शन सी के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए, दोनों अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड माइटोटिक एक्टिविटी इटसेल्फ, तो माइटोटिक एक्टिविटी से ज्यादा बेहतर जो है आप पहले डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन उसको टॉप पे रखते हैं, उसके बाद आप उसको देखेंगे। A stomach biopsy was performed and it revealed an absence of specialized gastric tissue alongside the presence of scattered goblet cells। अब यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से ही ऑब्वियस है कि जो स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू था उसको रिप्लेस करती है स्कैटर्ड गॉबलेट सेल्स ने। ये जो स्कैटर्ड गॉबलेट सेल्स वाला एपिथेलियम है, ये इंटेस्टाइन्स के अंदर मिलता है, स्टमक में नहीं मिलना चाहिए। तो ये किस किस्म की फाइंडिंग है? दिस फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाप्लेजिया। ठीक है, दिस इज नॉट डिस्प्लेजिया। स्टमक कैंसर का ये प्रीलिमिनरी स्टेज तो हो सकती है, लेकिन अभी इटसेल्फ हमें कोई ऐसी उसमें चेंजेस नजर नहीं आ रही जो कि स्पेसिफाई करें कि दिस इज कार्सिनोमा इटसेल्फ। अल्सरेशन ये नहीं है, हाइपरप्लेजिया ये नहीं है। दिस इज द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटाप्लेजिया। ओके, तो द टर्म प्रोटोऑन्कोजीन रेफर्स टू, कि प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या होती हैं? ये प्रोटोऑन्कोजीन्स बेसिकली इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये ऑन्कोजीन्स बन जाती हैं, और ऑन्कोजीन्स जब ये बन जाती हैं तो फिर ये नियोप्लेजिया प्रमोट कर सकती हैं। तो ये नॉर्मल जीन्स होती हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स, इससे हमें ये पता चल गया कि वंस जब तक वो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, ठीक है, तब तक वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल फंक्शन करेंगी। वंस दे म्यूटेट एंड टर्न इनटू ऑन्कोजीन्स, तो तब इनके फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो म्यूटेशंस होती हैं इनके अंदर वो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस होती हैं, यानी कि ये अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रही है तो नॉर्मल काम जो इनका था, अब वो क्या होगा कि ये नॉर्मली भी ग्रोथ करवा रही थी लेकिन वो चेक थी। अब अगर वो अनचेक चली जाए, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो वो ग्रोथ फिर अनचेक चलती चली जाएगी। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन इस डिस्क्रिप्शन को मैच करिए? द वन व्हिच आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड। ऑप्शन ए इज एबनॉर्मल जीन कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन। तो हमने कहा कि प्रोटोऑन्कोजीन इटसेल्फ इज नॉट एबनॉर्मल, ये म्यूटेटेड वर्जन नहीं है, म्यूटेटेड वर्जन इज ऑन्कोजीन। तो एबनॉर्मल का वर्ड जहां जहां पे आ रहा है वो ऑप्शन हम निकाल देंगे। एबनॉर्मल जीन कॉजेज सेल सप्रेशन, दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज अ नॉर्मल जीन व्हिच कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इसके अंदर होती है व्हिच लीड्स टू नियोप्लेजिया। इसका मतलब है कि नॉर्मली भी ये सेल प्रोलिफरेशन करवा रही है। नॉर्मल जीन कॉजेज सेल सप्रेशन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है, इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन नहीं हो रहे, कि वो और जीन होती है। ये तो प्रोटोऑन्कोजीन का आपने ये डिस्क्रिप्शन याद रखना है। On microscopic examination, large mitochondrial densities indicate। क्या अब ये नीचे हमें कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं सेल इंजरी से रिलेटेड। अब हमें ये इसमें से सेलेक्ट करनी है कि लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी हमें इनमें से कब मिलती है। Just give me a moment, please। ठीक है,
तो एपोप्टोसिस के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज हमें नहीं मिल रही होती हैं। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर दो पाथवे हैं एपोप्टोसिस से रिलेटेड, एंड वंस इट इज ट्रिगर्ड तो इसके अंदर आपको ब्रेकडाउन नजर आना शुरू हो जाता है ऑर्गेनेल्स का। इन्फ्लेमेशन के अंदर इटसेल्फ हमने ये डिस्क्रिप्शन जो सेल्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उसके अंदर लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटीज इसके लिए पर्टिकुलर नहीं है। इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स के साथ इटसेल्फ उनकी जो डेथ हो रही होती है, जो इंजरी हो रही होती है, वो इन्वॉल्व कर लेती है किसी ना किसी प्रोसेस को मोस्ट ऑफ द टाइम जिसमें नेक्रोटिक पैटर्न ऑफ सेल डेथ नजर आ रहा होता है, तो वो इसका भी फीचर नहीं है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, दिस कुड बी ट्रू। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर हमें लार्ज डेंसिटीज एमॉर्फस फॉस्फोलिपिड रिच डेंसिटीज नजर आना शुरू होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीजनरेशन को, उसके ब्रेकडाउन का प्रीलिमिनरी स्टेप है, उसको इंडिकेट कर रही होती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि इसके अंदर हमें ऑर्गेनेल्स की भी स्वेलिंग नजर आती है। नेक्रोसिस का भी ये फीचर नहीं है, उसके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा होता है। और रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर हमें दो चेंजेस मिलती हैं, वो आपने फैटी चेंज और सेलुलर स्वेलिंग याद रखनी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल वन है दैट इज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आई थिंक थोड़ा सा रिकॉल के अंदर इसमें और भी कुछ चेंजेस आएंगी तो जो इसको और भी ज्यादा बेहतर इंडिकेट करेंगी, लेकिन बाकी चीजों के साथ ये मैच नहीं कर रहा। रिवर्सिबल सेल इंजरी बिल्कुल भी नहीं है, इन्फ्लेमेशन और निक्रोसिस या निक्रोटिक पैटर्न ऑफ इंजरी भी नहीं है, और अपोप्टोटिक पैटर्न उसमें थोड़ा बहुत ये जा सकता है लेकिन अपोप्टोटिक पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, उसको वो और स्पेसिफाई जरूर करेंगे। A 52-year-old male presenting with lytic bone lesions, back pain and weakness with apple green by reference on Congo red staining of a biopsy. Which investigation is most appropriate to confirm the diagnosis? अब बेसिकली पहले तो आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कंडीशन कौन सी है। ये लिटिक बोन लीजन्स, बैक पेन और वीकनेस, ये इंडिकेट कर रही है कि दिस कुड बी मल्टीपल माइलोमा, क्योंकि फिर आगे जो टेस्ट इसके लिए परफॉर्म किया जा रहा है बायोप्सी के अंदर वो इंडिकेट कर रही है कि बेसिकली इसमें रिकॉग्नाइज की जा रही है किसी फॉर्म प्रोटीन की कोई फॉर्म जो यूजुअली लाइट चेन डेपोजिशन होती है मल्टीपल माइलोमा के अंदर, और जो कि फिर लीड करती है टुवर्ड्स अमाइलोइडोसिस। और अमाइलोइडोसिस के लिए जो है ये कॉन्गो रेड स्टेनिंग ऑफ द बायोप्सी सैंपल ये बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्क्रिप्शन यूज हो रहा होता है। तो इसके अंदर फिर कौन सी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कंफर्म दी डायग्नोसिस। अब यहाँ पे प्रोटीन्स की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आ गई है लाइट चेन प्रोटीन्स की, तो हमें सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो करना चाहिए। ठीक है, एएनए पॉजिटिव हाइपोकैल्सीमिया, एक्सरे ऑफ द बोन, ठीक है, ये हमें हेल्प नहीं करेंगी डायग्नोसिस के अंदर। अगर हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे और वहां पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये लाइट चेन्स हैं तो उससे हम बेहतर इसको डायग्नोज कर देंगे। ये बाकी जो है ये इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगे। Ischemia, infarction, and infection can all lead to cellular injury. What common consequence arises from cellular injury in each of these situations? अब ये प्रीलिमिनरी कोई इंसल्ट है, ठीक है, इन सारी इंसल्ट्स के रिजल्ट में सेल इंजरी जो हो रही है, कॉमन इसके अंदर इनिशियल स्टेप क्या हो सकता है? ठीक है, लिपिड एक्यूमुलेशन जो है इट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली लीड टू सेल इंजरी, और ये इन तीनों के साथ अप्लाई भी नहीं करेगी। एटीपी डिप्लेशन जो है दैट इज करेक्ट। सेलुलर इंजरी जब होगी तो ये फंक्शन इंपेयर करती है ऑर्गेनेल्स का, वट एवर बी द कॉज ऑफ इट। और जब ये फंक्शन इंपेयर होता है एटीपी का सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी इटसेल्फ वो रोक देती है, सेल्स के पास प्रॉपर्ली इस्कीमिया, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है उनकी न्यूट्रिशन वैसे नहीं आ रही, एटीपी का सिंथेसिस इटसेल्फ लो है। प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये इन तीनों का हॉलमार्क नहीं है, ये इन तीनों का हॉलमार्क नहीं है। इन्फेक्शन के अंदर ऐसा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन के अंदर ऐसा हो सकता है, इस्कीमिया, इन्फेक्शन, रीपरफ्यूजन इंजरी के अंदर ऐसा हो सकता है, इनकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन एटीपी डिप्लेशन सबके अंदर हो रही है व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू लीड टुवर्ड द रिवर्सिबल से फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ लेके जाएगी। प्रोटीन एक्यूमुलेशन इन नॉट स्पेसिफिक चीज है। अगर ज्यादा आपको स्पेसिफिक ऑप्शन एक नजर आ रही है दैट इज एटीपी डिप्लेशन, जो कि इन सबका फोरग्राउंड के अंदर हो रही है, which is going to actually result in the or actually going to worsen the cell injury itself, तो वो ATP depletion. While examining a microscopic slide, a microbiologist observes that the cells exhibit shrinkage, nuclei appear condensed, and there is a loss of microvilli along with irregularities in the plasma membrane.
what changes are occurring in the tissue. तो हम देख लेते हैं, दोबारा से इनको हाईलाइट करते हैं कि कौन सी चेंजेस जो है उनका जिक्र हो रहा है. ठीक है, वो क्या चेंजेस हैं? श्रिंकेज है, न्यूक्लियर पेयर कंडेंस्ड एंड देयर इज अ लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी इरेगुलरिटी. अब ये पैटर्न जो हमें लग रहा है ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी और अपोप्टोसिस दोनों के साथ अप्लाई होता हुआ लग रहा है. ठीक है, अब इसमें जो चीज डिस्टिंग्विश कर रही है इरिवर्सिबल सेल इंजरी से अपोप्टोसिस को, वो क्या चीज है कि अपोप्टोसिस के अंदर आपको सेल श्रिंकेज मिलेगी. ठीक है, जबकि इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर क्या होता है, देयर इज इनिशियली सेलुलर स्वेलिंग. तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, उसमें भी आपको यही चीजें नजर आती हैं. लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, खासतौर पर ये पैटर्न और इरेगुलरिटीज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी ब्लेबिंग वगैरह, ये सब चीजें दोनों में नजर आती हैं. लेकिन जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो श्रिंकेज है. श्रिंकेज जो है वो अपोप्टोसिस के अंदर मिल रहा है. इट इज नॉट सीन इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी जिसमें स्वेलिंग मिलेगी. नेक्रोसिस का ये पैटर्न नहीं है. ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी के से अभी बियॉन्ड जा चुके हैं, इतनी सारी इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस नजर आ रही हैं, और हाइपोक्सिया इटसेल्फ जो है वो स्पेसिफिक इतना है भी नहीं टर्म्स के अंदर से. तो पैटर्न ऑफ अगर हम सेल इंजरी देख रहे हैं तो हम यहाँ पे अपोप्टोसिस को सिलेक्ट करेंगे. ये सारे के सारे इवन दो ये वाले जो फीचर्स हैं, न्यूक्लियर कंडेंसेशन मोर अप्लाइज मोर टुवर्ड्स अपोप्टोसिस इटसेल्फ, वो भी है थोड़ा सा, लेकिन लॉस ऑफ माइक्रोविलाई और इरेगुलरिटीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ भी पॉइंट आउट कर रही है. तो इसमें से अगर आपको सेल श्रिंकेज जो है वो स्ट्राइक कर जाता है, so you are going to go for अपोप्टोसिस. Okay, so these are the questions जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं CPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के अंदर. ये क्वेश्चंस हमने भी डिस्कस कर ली हैं. वापस से एक ये ट्रेंड देख सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने हर सूरत में रिवाइज करने हैं, which you cannot afford to miss. Okay, so this was all for today's discussion from my side. If you have any questions, you are most welcome to ask them on any of our platforms. इन टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस देखे हो जो आपको डिफिकल्टी हो रही हो सॉल्व करने में, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रेजेंट योर क्वेरीज. आप किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए अपने क्वेश्चंस. आप ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, वी आर हियर फॉर यू. होपफुली दिस सेशन वुड हैव बीन यूजफुल फॉर यू. तो आपकी फीडबैक है, कोई सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव इट टू अस. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.